नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात लोकतंत्र पर चोट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलॉसफी की। आज प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार हनन को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच की व्याख्या की। 25 मिनट के भाषण के जरिए देश को 3 बड़ी बातें समझाई। पहली बड़ी बात, अपनी सरकार की नीति और नीयत को लेकर सामने रखी। दूसरी बड़ी बात, देश के लोगों को सिलेक्टिव अप्रोच से लोकतंत्र पर चोट करने वालों से सावधान रहने की बताई। और तीसरी बड़ी बात, अपने विजन और मिशन को लेकर समझाई। आज नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सारांश यही है कि यूपी में जो कांग्रेस को दिखता है वही राजस्थान में क्यों नहीं दिखता। आज 25 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकारों की संपूर्ण व्याख्या की। जब भेदभाव नहीं होता, जब पक्षपात नहीं होता, पारदर्शिता के साथ काम होता है, तो सामान्य मानवीय के अधिकार भी सुनिश्चित होते हैं। मोदी ने मानवाधिकारों की फिलॉसफी समझाते हुए वारदातों को सियासी चश्मे से देखने वालों पर बिना नाम लिए प्रहार किया। देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। मोदी ने जो कहा उसका सारांश यही है कि मानवाधिकार हनन के नाम पर सिलेक्टिव अप्रोच भारतीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। सबसे पहले सुनिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28वें स्थापना दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने क्या बड़ी बड़ी बातें कही। मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हाल के वर्षों में मानव अधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। आत्मवत प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकार हनन के मामलों पर अपना दृष्टिकोण समझाया। सरल शब्दों में कहें तो मोदी ने यही कहा कि किसी वारदात को सियासी चश्मे से नहीं बल्कि मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए। किसी वारदात पर सिलेक्टिव अप्रोच से देश की छवि दुनिया में धूमिल होती है। मोदी ने मानवाधिकार पर सियासी चश्मे की व्याख्या कैसे की, ये समझिए। कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना है। साथियों, आज जब विश्व में मानव अधिकारों की बात होती है तो उसका केंद्र इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, व्यक्तिगत अधिकार होते हैं। ये होना भी चाहिए क्योंकि व्यक्ति से ही समाज का निर्माण होता है और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। लेकिन भारत और भारत की परंपरा ने सदियों से इस विचार को एक नई ऊंचाई दी है। हमारे यहां सदियों से शास्त्रों में बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचारेत, यानी जो अपने लिए प्रतिकूल हो वो व्यवहार दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ न करें। इसका अर्थ यही है कि मानव अधिकार केवल अधिकारों से नहीं जुड़ा बल्कि ये हमारे कर्तव्यों का विषय भी है। मानवाधिकार को लेकर मोदी क्या सोचते हैं, आज इसे मोदी के आलोचकों को भी सुनना चाहिए। मोदी ने कहा कि उनकी हर योजना के मूल में मानवाधिकार की सोच मौजूद है। देश सबका साथ
सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रहा है। ये एक तरह से मानव अधिकार को सुनिश्चित करने की ही मूल भावना है। अगर सरकार कोई योजना शुरू करे और उसका लाभ कुछ को मिले, कुछ को ना मिले, तो अधिकार का विषय खड़ा होगा ही। और इसलिए हम हर योजना का लाभ सभी तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकार पर अपने मिशन और विजन का ब्लूप्रिंट पढ़कर सुनाया। अपनी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बताते हुए समझाया। लोगों को गरीबी से उबारना मानवाधिकार है। आधी आबादी को सशक्त बनाना मानवाधिकार है। दिव्यांगों को सम्मान का जीवन देना मानवाधिकार है। बहन बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देना मानवाधिकार है। जो गरीब कभी शौच के लिए खुले में जाने को मजबूर था, अब गरीब को जब शौचालय मिलता है तो उसे डिग्निटी भी मिलती है। जो गरीब कभी बैंक के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उस गरीब का जब जनधन अकाउंट खुलता है तो उसमें हौसला आता है, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। मानवाधिकार की व्याख्या करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कर्तव्यों का जिक्र भी किया। मोदी ने अपना नजरिया बताया। अधिकार और कर्तव्य किसी सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, यानी अधिकार और कर्तव्य दोनों के बीच संतुलन की बहुत जरूरत है। बिना संतुलन के अधिकारों की रक्षा मुमकिन नहीं। हम अपने साथ साथ दूसरों के भी अधिकारों की चिंता करें, दूसरों के अधिकारों को अपना कर्तव्य बनाएं। हम हर मानव के साथ समभाव और ममभाव रखें। जब समाज में ये सहजता आ जाती है तो मानव अधिकार हमारे समाज का जीवन मूल्य बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मानवाधिकारों पर जो टिप्पणी की, उस टिप्पणी को लेकर विपक्ष का रिएक्शन आया। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि लखीमपुर कांड से लेकर हाथरस तक प्रधानमंत्री का मौन आखिर मानवाधिकार पर सेलेक्टिव अप्रोच नहीं तो क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। 25 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी 23 मिनट मानवाधिकार पर बोले। आज मोदी ने सदियों पुराने शास्त्रों की बात की। मोदी ने यही समझाया कि देश की आत्मा में मानवाधिकार की गारंटी मौजूद है। मानवाधिकार और लोकतंत्र पर देश ने हमेशा दुनिया को रास्ता दिखाया है। लेकिन पीएम मोदी ने 120 सेकंड में उन लोगों के दोहरे चरित्र को लेकर सवाल पूछा जो मानवाधिकार हनन को लेकर सिलेक्टिव सोच से देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री की व्याख्या के बाद कैसे सियासत गर्मा गई, आपको दिखाते हैं। आज मानवाधिकार पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी टिप्पणी उस वक्त आई है जब लखीमपुर कांड पर विपक्ष मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। अब बीजेपी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी को हथियार बनाकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस से पूछा है कि अलवर के दलित योगेश जाटव की हत्या हो या फिर झारखंड में 16 साल की दलित बेटी के साथ रेप हो, आखिर वहां कांग्रेस मौन क्यों है? एक दिन भी राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि डेमोक्रेसी इज फिनिश्ड इन इंडिया, इन राजस्थान डेमोक्रेसी देयर इज नो प्लेस फॉर दलित्स। एक दिन भी राहुल गांधी ने कहा? एक दिन भी राहुल गांधी ने कोई ट्वीट योगेश जाटव पर नहीं किया, क्योंकि योगेश जाटव की यह गलती थी कि वो राजस्थान का दलित था, वो राजस्थान का निवासी था और राजस्थान में कांग्रेस का शासन है। बंधुगढ़ झारखंड में भी उन्हीं की सरकार है। झारखंड में सितंबर के महीने में दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है। 16 वर्ष की हमारी छोटी सी बहन, उसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है। वह भी दलित थी, मगर किसी ने भी उसके मानव अधिकार की चिंता नहीं की। आज भी जो परपिट्रेटर्स हैं वो खुले घूम रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस शासित राज्य है। प्रधानमंत्री ने ये छोटी बात की, बड़ी बात नहीं है। ये छोटी क्यों है? यह प्रधानमंत्री पहलू खान, अखलाक खान, हाथरस, उन्नाव, कठुआ के वक्त चुप बैठे रहे थे। हम भी आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पे कि बड़े सिलेक्टिवली बोलते हैं। क्यों नहीं बोले हाथरस पे? क्यों नहीं बोले कठुआ पे? क्यों नहीं बोले लखीमपुर खीरी पर? अब क्यों बोल रहे हैं?
प्रधानमंत्री को अब भाषण देना बंद करना चाहिए, ट्विटर और फेसबुक से बाहर निकलना चाहिए और सरकार चलाना चाहिए। राजस्थान में दलितों के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर बीजेपी ने गांधी परिवार को घेरा तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाला। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री को किसने राजस्थान आने से रोका था? आज कुछ प्रश्न हम गांधी परिवार से पूछना चाहते हैं। प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आखिर क्यों? इतना बड़ा जघन्य अपराध राजस्थान में हो जाता है, जगदीश मेघवाल को मार दिया जाता है, उसकी लिंचिंग हो जाती है, मगर क्या आपने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव इनमें से किसी को वहां जाते हुए देखा? क्या आप बंगाल के किसी नेता को वहां जाके धरना देते हुए आपने देखा? नहीं। बिना मतलब कंपेयर करते हैं, बार बार कहते प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्षी सरकारें जहाँ हैं या सरकारें सत्ता पक्ष की है, यूपी हो जाए, वहाँ हम जाएंगे, विपक्ष के लोग हम लोग ऐसी बेवकूफ़ी बातें बोलते। पहली बार मैं नेताओं को देख रहा हूँ जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बने बैठे हैं, वो ऐसी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं कि राजस्थान में प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं आते हैं। अरे वो तो उनकी सरकार है वहाँ पर, तो वो वहाँ जाएंगे जो विपक्ष की या सत्ता पर ये सरकारें हैं। हमारे आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए, गृह मंत्री जी को आना चाहिए, जेपी नड्डा जी को आना चाहिए। देखिए जाके हनुमानगढ़ में क्या होगा। बीजेपी ने कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ संगीन अपराध का रिकॉर्ड खोलकर दिखाया, तो वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने मॉब लिंचिंग से लेकर हाथरस तक का हिसाब मांगा। आज से कुछ दिनों पहले, लगभग 7-8 दिन पहले, राजस्थान के ही जालोर में जितेंद्र बामनिया, यह भी एक दलित युवक है, उसके साथ किस प्रकार से लिंचिंग करने की अटेम्प्ट होती है। उसे पीटा जाता है, उसे मारा जाता है, सार्वजनिक रूप से उसको अपमानित किया जाता है, मुर्गा बनाकर उसे बैठाया जाता है, जूतों से उसे मारा जाता है, डंडों से उसे मारा जाता है। यह सब कुछ होता है, किंतु राजस्थान की प्रशासन चुप है। राजस्थान की प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं होती। दिन दहाड़े जो हत्याएं हुई है, हमने दंगे में देखे लोगों को मरते हुए। हमने सुना है कि पुलिस एनकाउंटर में लोग मर जाते हैं, तो ऐसी मौत नहीं देखी हमने कि कोई गाड़ी जो आंदोलनकारी किसान है उनको कुचलने के लिए आगे बढ़ जाए और उनकी मौत हो जाए, ऐसा कभी नहीं देखा हमने आज तक। तो ये क्या केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है? लखीमपुर खीरी कांड को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों की आखिरी अरदास थी। अरदास में किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे। राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत में यही कहा कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी रहेगा अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होता है। अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तो 26 अक्टूबर को बड़ा ऐलान होगा। हमारे तो शुरू से ही मांग यही है कि जो मंत्री हैं उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी। वो 120B का मुलजिम है ना, तो गिरफ्तारी उसकी अभी तक हुआ नहीं टिकैत। ये आंदोलन उसी के लिए तो अब आगे चलेगा कि नहीं हुआ। तो आंदोलन की रूपरेखा क्या है? रूपरेखा रहेगी 26 तारीख की बड़ी मीटिंग है, ये अस्थि कलश जा रहे हैं पूरे देश भर में, तो ये यही तो है। मीटिंग कहाँ पर होगी? 26 तारीख लखनऊ में। वहाँ क्या ऐलान होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब 26 तारीख के आगे का क्या होगा, तो ये तो मूवमेंट है, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी आंदोलन चलते रहेंगे। इस घटना के बाद गिरफ्तार जो आशीष मिश्रा थे उनकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने उनको रिमांड पे ले लिया और FIR के मुताबिक जो उन पर आरोप है वो काफी गंभीर है प्रथम दृष्टया, और पुलिस ने ये भी कहा कि देखिए वो रेड कारपेट गिरफ्तारी है, गुलदस्तों के साथ में पूछताछ है। जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री रहेगा कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं कि कोई बोझ ले। अगर वो उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, पद से नहीं हटाया जाता है, तो हम आंदोलन तो कर ही रहे, चलता रहेगा हमारा। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर राकेश टिकैत क्यों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। गिरफ्तार मंत्री पुत्र की मित्र मंडली का गॉड फादर कौन?
आशीष को बेगुनाह बताने वाला राजदार कहां भागा? काली फॉर्च्यूनर वाला अंकित दास कब राज खोलेगा? मंत्री पुत्र का सारा सीक्रेट मित्र मंडली को पता है। आशीष मिश्रा गिरफ्तार, अब मित्र मंडली का नंबर। मंत्री पुत्र की मित्र मंडली खोलेगी जुर्म की कुंडली। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा तो अब पुलिस रिमांड पर है, लेकिन अब उनकी मित्र मंडली को पुलिस तलाश रही है। जी हां, अंकित दास, सुमित जायसवाल, ये तमाम नाम जो उन गाड़ियों पर थे, इन्हें अब पुलिस तलाश रही है। आज इन 3 चेहरों को आप गौर से देख लीजिए। पहला चेहरा है मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का, जो इस वक्त पुलिस रिमांड पर है। दूसरा चेहरा है अंकित दास का, वही अंकित दास जो घटना के वक्त काफिले में मौजूद बताया जा रहा है। और ये चेहरा है सुमित जायसवाल का, जो किसानों को कुचलने वाली थार में मौजूद था। आशीष मिश्रा जेल पहुंच चुका है, लेकिन उसकी मित्र मंडली अभी भी गायब है। जांच टीम को अंकित दास और सुमित जायसवाल की सरगर्मी से तलाश है। ये अंकित दास की ये कोठी है, ये आवास विकास कॉलोनी में बनाई गई है लखीमपुर में। आप देखिए कितनी भव्यता है इस कोठी की। हालांकि इनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो अपने आप में तमाम कई उद्योग है। जो बीबीडी ग्रुप है, बाबू बनारसी दास ग्रुप है, उससे इनका पारिवारिक रिश्ते हैं। अखिलेश दास के भतीजे बताए जाते हैं। ये आलीशान कोठी, सड़क पर जनरेटर, लेकिन अब घर में रहने वाला कोई नहीं। जो यहाँ के लोग हैं कैमरे पर तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़रूर कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तक इस बंगले की देखरेख करने वाला एक लड़का भी रहता था, लेकिन जैसे जैसे तेज़ी से लखीमपुर कांड पर खबरें आने लगी, उसके बाद से वो लड़का भी फरार है और अब अंकित दास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अंकित दास अपने घर पर नहीं है, लेकिन कानून का शिकंजा कसते ही अंकित दास ने अदालत में सरेंडर की अर्जी दायर कर दी है। अंकित दास के वकील अवधेश सिंह ने क्या कहा, सुनिए। अंकित दास की तरफ से सरेंडर एप्लीकेशन डालने वाले अवधेश जी हैं। सर, क्या प्ली की गई है और कौन व्यक्ति है अंकित दास के अलावा जिसने सरेंडर एप्लीकेशन डाली? अंकित दास के अलावा एक लतीफ करके है व्यक्ति, उसकी सरेंडर एप्लीकेशन पड़ी है। कहाँ पे डाली है, क्या डिटेल्स है? मुख्य दंडाधिकारी लखीमपुर खीरी के पास जुरिडिक्शन है सारे जिले का। अगर कोई मामला 302 का है तो वो सारा सीजीएम के यहाँ ही जुरिडिक्शन है, मुख्य दंडाधिकारी को ही है। सारे जिले की सारी एप्लीकेशन वहीं पड़ती हैं, इसलिए सरेंडर एप्लीकेशन अंकित दास की और लतीफ की, दोनों की वहीं पड़ी हुई है। अंकित दास और लतीफ की क्या भूमिका है जिसकी वजह से सरेंडर करने की बात आ रही है? पुलिस ने कोई भूमिका बताई? वो फरार है, तलाश है, क्या है? एफआईआर में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्ति लिख किया है ना, अन्य व्यक्ति। तो अन्य व्यक्ति में एक अनुमान पुलिस का है कि अंकित दास भी उस गाड़ी में थे, फॉर्च्यूनर में। इस वजह से उसको पुलिस तलाश कर रही है। तो हम कानून का पालन कर रहे हैं। उसने स्वयं आत्मसमर्पण एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में सरेंडर होने की। दरअसल लखीमपुर कांड में अंकित दास की एंट्री के मौके पर पकड़े गए इसी शख्स के बयान से हुई थी। ये अंकित दास की काली फॉर्च्यूनर में मौजूद था। बैठे थे, पीछे बैठे थे। पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर पे भगा रही। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर? पीछे थी। आगे थार किसके साथ थी पहले बता दो। थार तो भैया के साथ थी। थार उन्हीं के साथ थी ना, उनको मालूम है किसकी थार है। बयान के मुताबिक घटना के वक्त अंकित दास काली फॉर्च्यूनर में मौजूद था, यानी अब उसकी गिरफ्तारी से मंत्री पुत्र के कई राज खुल सकते हैं। वहीं पुलिस सुमित जायसवाल के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। वजह है थार में सुमित की मौजूदगी। ये वीडियो उस वक्त का है जब घटना के बाद मौके से सुमित भाग गया था। बड़ी बात यह कि मीडिया से बातचीत के दौरान सुमित जायसवाल ने दावा किया था कि थार में आशीष मिश्रा नहीं था। मोनू दादा तो नहीं गए थे वहाँ पे, मोनू दादा कार्यक्रम स्थल पे थे। चूँकि कार्यक्रम कुश्ती का कार्यक्रम था, वो सुबह से चालू हो जाता है, तो वो कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ था। तो मोनू भैया तो वहीं पे कार्यक्रम जो है अपना सुचारू रूप से चल रहा था, तो वो वहाँ थे। हम लोग गए थे वहाँ पे रिसीविंग करने के लिए, कि स्वागत करने के उद्देश्य से हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन ये इस तरीके की नहीं
कहीं से अंदाजा था कि ये लोग इस तरीके की घटना करेंगे। अब सवाल है कि अगर आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित और सुमित को छिपा रहे हैं तो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे क्यों फिर रहे हैं? जांच टीम का कहना है कि सुमित और अंकित की गिरफ्तारी से लखीमपुर कांड के कई राज खुल सकते हैं। लखीमपुर खीरी से संतोष शर्मा, आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में गरबा को लेकर हिंदू मुस्लिम वाला शोर मचा है। इंदौर से लेकर रतलाम तक गरबा में गैर हिंदू लड़कों की एंट्री को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हंगामा काट रहे हैं। इंदौर में तो गरबा से 4 मुस्लिम लड़कों को उठाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। आयोजक समेत 5 लोगों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई कर दी गई। तो कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और कहाँ हो, उसको ही पकड़ कर हम आएंगे। मध्य प्रदेश के गरबा में क्या है लव जिहाद? इंदौर में गरबा से क्यों जेल भेजे गए मुस्लिम स्टूडेंट? हाँ चलो चलो चलो, तुम चलो पहले, सब आएंगे अभी। अरे अंदर। मध्य प्रदेश में गैर हिंदुओं पर गरबा में रोक क्यों लगाई गई? एक और कहाँ हो, उसको आएंगे क्या? क्या गरबा के प्रोग्राम में लव जिहाद की साजिश रची जा रही है? एमपी में गरबा पर वीएचपी और बजरंग दल ने पहरा क्यों लगाया? नवरात्र का गरबा, मुस्लिमों पर लगा पहरा। इंदौर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गरबा के प्रोग्राम में वीएचपी और बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि कॉलेज में चल रहे गरबा में मुस्लिम लड़कों को एंट्री क्यों दी गई। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने लव जिहाद को बढ़ावा देने और धर्म विरोधी गतिविधि की बात करते हुए ऑक्सफोर्ड कॉलेज के संचालक पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कॉलेज में चल रहे गरबा पर हुई एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में धूमधाम से गरबा खेला जाता है। गरबा को लेकर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। ग्रुप में लड़के लड़कियां गरबा और डांडिया खेलने आते हैं। एक और कहाँ हो? लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में गरबा आयोजन के दौरान जो हुआ वो वाकई चौंकाने वाला है। इंदौर के गांधीनगर इलाके में स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गरबा कार्यक्रम का आयोजन होता है। कॉलेज के छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लेकिन अचानक ही इस गरबा कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी की रेड पड़ती है और 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जिन 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़ा गया है उनके नाम हैं हबीब, वाजिद, शाहिद और अदनान। बजरंग दल का कहना है कि ये मुस्लिम लड़के गरबा कार्यक्रम में लव जिहाद फैलाने आए थे। कॉलेज को लव जिहाद का अड्डा बनाया जा रहा था। कार्यक्रम का आयोजन गरबा के नाम पर व्यापार कर रहा था। 300 रुपए का टिकट 1500 में बेचा जा रहा था और ये टिकट गैर हिंदुओं को बेचे जा रहे थे। गरबे के अंदर हजारों मुस्लिमों को उन्होंने परमिशन दी और परमिशन में 500 रुपये में उन्होंने पास बैठे और कहीं ना कहीं व्यापार किया है। उस व्यापार के माध्यम से उन्होंने मुस्लिमों को भी इस लव जिहाद में बढ़ाने का षड्यंत्र रचा। इसलिए बजरंग दल के जो कार्यकर्ताओं ने पंकज जी करते और दीपेश जी पाल इनकी तरुण जी देवड़ा के नेतृत्व में इन लोगों ने जब वहाँ पे पहुँचे तो हजारों की तादाद में मुस्लिम युवक पाए गए, जिसमें 4 युवक मुस्लिम युवकों को कार्यकर्ताओं ने तुरंत पकड़ा और थाना अपने गांधीनगर को सुपुर्द किया। और उनको ये बताया कि यहाँ पे कम से कम 1000 मुस्लिम युवक हैं, फिर भी थाने से हमें इस प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, जिसमें वो वहाँ से भागने में सफल हो चुके हैं। फिर भी हमने कार्यकर्ताओं ने इनकी तगड़ी मेहनत हुई, 4 मुस्लिम युवक पकड़ा है और उन्हें थानों पे हमने सुपुर्द किया। अब इंदौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साजिद नाम का एक शख्स आप बीती सुना रहा है। वो अपने परिवार और अपने भतीजे पर आई मुश्किल का जिक्र करते हुए मदद की गुहार लगा रहा है। साजिद के भतीजे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है जब वो कॉलेज के गरबा पार्टी में हिस्सा ले रहा था। आरोप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों पर है। अकेले साजिद का भतीजा ही नहीं बल्कि 3 और लड़कों को भी पकड़ा गया है। एसडीएम कोर्ट के आदेश पर इन्हें जेल भेज दिया गया है। सुनिए वायरल वीडियो में साजिद क्या कह रहा है। मेरा नाम साजिद शाह है। मैं इंदौर ग्रीन पार्क में रहता हूँ। कल एक घटना हुई है मेरे परिवार के साथ।
मेरे भतीजे के साथ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था। कल वहां पे उनकी कॉलेज की ओर से गरबा आयोजन रखा गया था और हमारे बच्चों को इनवाइट किया गया था। वहां पर रात में कुछ गैर सामाजिक तत्व के लोग पहुंचते हैं, जो भी किसी भी धर्म के रहे हों, जो भी रहे हों वो लोग, और वहां उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है, यह कहकर के आप लोग लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो क्या भारत का संविधान इस चीज की इजाजत भी नहीं देता कि कोई गैर मुस्लिम अपने कॉलेज के फंक्शन में, कोई मुस्लिम बच्चा अपने कॉलेज के फंक्शन में जाकर गरबा अटेंड कर सके या कोई सा भी फंक्शन अटेंड कर सके? इंदौर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें कुछ लोग प्रोग्राम में घुसकर लोगों को पकड़ रहे हैं, कुछ लोगों को हाथ पकड़कर बाहर लाया जा रहा है। साजिद नाम का शख्स एक और वायरल वीडियो में बताता है कि उसके भतीजे अदनान के साथ क्या हुआ था। वीडियो में वो कहते हैं कि उनका भतीजा ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, उसको बाकायदा कॉलेज की तरफ से पास दिया गया था, उसके पास आई कार्ड भी था। साजिद आरोप लगाते हैं कि कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोग आते हैं और मुस्लिम बच्चों को छांटकर लव जिहाद का हल्ला मचाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। कल एक बहुत ही बुरी घटना हुई है मेरे परिवार के साथ, जिसमें मेरा भतीजा अदनान शाह, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बीकॉम सेकंड ईयर में एजुकेशन कर रहा है, कल उनके कॉलेज की तरफ से एक आयोजन रखा गया था, गरबा आयोजन, जिसमें उनको कॉलेज की ओर से पासेस दिए गए थे, कॉलेज की आईडी दी गई थी और इनवाइट किया गया था। कल जब वो फंक्शन में गए, करीब रात में 7:30-8 बजे करीब कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग वहां आकर उन बच्चों को पॉइंट आउट करते हैं जो वहां गैर मुस्लिम है, जो मतलब मुस्लिम है, उन बच्चों को पॉइंट आउट किया जाता है और उन बच्चों को पकड़कर गांधीनगर थाने में अरेस्ट करवा दिया जाता है। कॉलेज में गरबा कार्यक्रम के आयोजकों पर भी आरोप है कि उन्होंने बच्चों का कार्यक्रम करवाने की परमिशन लेकर युवाओं का प्रोग्राम कराया था। असल में आयोजक अक्षांशु तिवारी के इस कॉलेज के अलावा 2 स्कूल और भी हैं। स्कूली बच्चों के नाम पर उनसे परमिशन ली थी। ऑक्सफोर्ड कॉलेज के प्रोग्राम में 800 बच्चों के शामिल होने की परमिशन मिली थी। एसडीएम पराग जैन ने सिर्फ रात 9 बजे तक प्रोग्राम की इजाजत दी थी। इसके बावजूद लिमिट से ज्यादा लोग जमा हुए और तय वक्त के बाद भी गरबा जारी रखा गया। आरोप है कि अक्षांशु तिवारी ने बच्चों के नाम पर 5000 से ज्यादा युवाओं को इकट्ठा कर लिया था। ये एकदम जो अनुमति से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए थे, तो वो उस समय आयोजकों के साथ इसमें निर्णय लेके उस समय जो कार्यक्रम था वो स्थगित करवा दिया गया था और जो व्यवस्था वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, कानून शांति व्यवस्था के लिए ज़रूरी थी वो वहाँ पे निर्मित कर दी गई थी। साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों का भी उसमें पता लगा था, तो उनके खिलाफ भी जो भी नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती थी वो की गई। अब सवाल ये है कि क्या ये लड़के कॉलेज के गरबा प्रोग्राम में वाकई लव जिहाद फैलाने आए थे? अगर ये वाकई कॉलेज का प्रोग्राम था तो यहाँ बजरंग दल वाले कैसे पहुँचे? धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर, आज तक। देश भर में जहां त्योहारों को लेकर लोगों में उत्साह है, वहीं कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो कि आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकती हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में जहां गरबा पंडालों के बाहर वीएचपी नेता ने पोस्टर लगवाए हैं, उन पोस्टर्स पर लिखा है कि गैर हिंदू को गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। वीएचपी के इन पोस्टर्स का गरबा के आयोजनकर्ताओं ने भी समर्थन कर दिया। आयोजक ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए। वे वीएचपी का यह पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हो गया है, साथ ही कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। जी हां, इसे चेतावनी समझिए या कुछ और, लेकिन यहां साफ साफ शब्दों में लिखा है कि कोई भी गैर हिंदू गरबा के कार्यक्रम में नहीं आएगा। ये तमाम लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं। इन लोगों ने गरबा कार्यक्रम के आयोजन स्थल पर ये पोस्टर टांग दिए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में बजरंग दल ने कॉलेज के गरबा प्रोग्राम से 4 मुस्लिम लड़कों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और रतलाम में पोस्टर लगा दिए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। मध्य प्रदेश में नवरात्र के मौके पर जगह जगह गरबा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जब एक धर्म विशेष में मूर्ति पूजा की मनाही है तो फिर वो हमारे कार्यक्रम में क्यों आते हैं। इन बैनरों के ऊपर आप जैसे देख सकते हैं, इसमें हमने प्रत्येक बैनर पर लिखा है गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में आना वर्जित है।
हम ये बैनर इसलिए लगा रहे हैं कि जैसे आपको जानकारी होगी कि जो धर्म विशेष है तो उनके धर्म में बुत परस्ती गुनाह है। हम तो उनको जानकारी दे रहे हैं कि अगर उनके धर्म में बुत परस्ती गुनाह है तो फिर वो हिंदू जब लड़की गरबा करे तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए। और आपने देखा कि इतिहास में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है पहले भी। तो उनको इतना प्रेम है, अगर उनको इतना प्रेम है गरबे देखने में करने में, तो फिर अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को क्यों नहीं भेजते। इतना ही नहीं, वीएचपी ने गरबा पंडालों के बाहर अपने लोग भी तैनात कर दिए हैं ताकि कोई गैर हिंदू धर्म का कोई भी शख्स गरबा पंडाल में न आने पाए। और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद के लोग कश्मीर का उदाहरण दे रहे हैं। आपने देखा है जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों को मारा आईडी देखकर, हिंदू देखकर मारा है, तो क्या हम आईडी देखकर उनको रोक नहीं सकते गरबा प्रांगण में आने से। एक तरफ इन बैनरों और पोस्टरों के पीछे वीएचपी का कहना है कि गरबा खेलने के नाम पर एक धर्म विशेष के लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और लव जिहाद की साजिश भी रची जाती है। गरबा के आयोजक भी वीएचपी के इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं। हिंदू परिषद वाले हमारे बंधु आए थे, उन्होंने हमसे गरबा आयोजकों से ये निवेदन किया कि हम लोग इस तरह के बैनर, तो हमने बहुत अच्छी बात है, इस तरह के कार्य होने भी चाहिए, क्योंकि आजकल सामान्यतः ये देखा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोग हमारे हिंदू धर्म के त्योहारों पर आकर इस तरह का न्यूसेंस करने की कोशिश करते हैं और कई आपत्तिजनक लोग इस तरह यहाँ आते हैं जिनका उचित किसी और तरह, इनका इशारा किसी और तरफ जाता है। हालांकि वीएचपी के इन पोस्टरों को नेता सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने वाला बता रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि अगर ये धर्म का मामला है तो धर्म गुरुओं को इस तरह के बयान जारी करने चाहिए, न कि वीएचपी और बजरंग दल को। ये हर साल विश्व हिंदू परिषद यही बयान देता है, अगर ये कोई धार्मिक मामला है तो धर्म के जुड़े हुए लोगों को बयान देना चाहिए और किसी दूसरे मजहब के लोगों को नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये बयान नफरत फैलाने के लिए है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो विश्व हिंदू परिषद से कहूंगा कि आज वक्त ऐसा है कि रावण को हर कस्बे और हर शहर के अंदर उसको जलाना चाहिए, ताकि आज के माहौल में लोगों को पता चले कि गुनाहगार, पापी, चाहे वो किसी भी दौर के अंदर पैदा हो गया हो, उसका अंजाम यही होता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में लगाए गए ये बैनर समूचे देश में वायरल हो रहे हैं। तो क्या इन पोस्टरों के जरिए विश्व हिंदू परिषद एक धर्म विशेष के खिलाफ अपना एजेंडा साबित कर रहा है? क्या इन पोस्टरों से नफरत नहीं फैलेगी? अगर गरबा में गैर हिंदू धर्म के लोगों को परमिशन नहीं है तो क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता है? विजय मीणा, रतलाम, आज तक। देश भर में सजे दुर्गा पंडाल, भक्तों की उमड़ी भीड़। नवरात्र में मां दुर्गा की भक्ति में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। भव्य और दिव्य दुर्गा पंडाल सजाए गए हैं। आज दुर्गा सप्तमी है और इस उत्सव पर लोग मां दुर्गा की भक्ति में लीन हैं। नवरात्र के पावन त्योहार पर मां जगदम्बिके की भक्ति में हर कोई लीन है। कोलकाता से बर्धमान तक, खरगोन से रायसेन तक, हैदराबाद से गुवाहाटी तक आज यानी 12 अक्टूबर को महासप्तमी है। नवरात्र के 7वें दिन की पूजा होती है। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 37,000 स्क्वायर फीट के पंडाल में 9 फीट की विशाल दुर्गा प्रतिमा को स्थापित किया गया है। ये प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कई गांवों और शहरों से रोजाना हजारों का हुजूम उमड़ रहा है। जबकि रायसेन के रॉयल सिटी में लगाई हुई मां जगदम्बा की झांकी में मां दुर्गा की प्रतिमा को साबूदाने, तुअर दाल, मसूर दाल और चने की दाल से बनाया गया है। बिहार के मोतिहारी में भी दुर्गा पंडाल में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कोलकाता में बीजेपी ने दुर्गा पूजा आयोजित की। पश्चिम बंगाल के पूरे बर्धमान में पर्यावरण के अनुकूल 28 प्रकार की प्राकृतिक सामग्री से दुर्गा पंडाल सजाया गया और गुवाहाटी में दुर्गा सप्तमी पर मां दुर्गा से प्रार्थना की गई। आज तक ब्यूरो। तो जय माता दी के जयकारों के साथ इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।